अस्सलाम वालेकुम। आज शाम में दोहा में कतर में इसराइल ने हमला किया और वहाँ हमास की क़यादत मौजूद थी और हमास की क़यादत मौजूद थी इसराइल और हमास के दरमियान में अमेरिका जो एक मुज़ाकराती अमल के ज़रिए एक एग्रीमेंट करवाने की, पीस टॉक करवाने की कोशिश कर रहा था। तो दोहा में अटैक के नतीजे में जो सीनियर लीडरशिप है हमास की, उसकी शहादत की इतलात हैं। एक साहब जो लीड कर रहे थे खलील अल हैया, उनके मुतल्लिक़ अभी मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन बाकी लोगों की शहादत के मुतल्लिक़ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें बड़े मारूफ़ उनकी एक शख्सियत है, खालिद मिशाल, उनका नाम भी शामिल है। अब इससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत, तशवीशनाक और सख्त तरीन जितने अल्फाज इस्तेमाल कर सकें कोई हरकत हो ही नहीं सकती, बदमाशी वाली, गुंडागर्दी वाली, कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो पीस टॉक्स होस्ट कर रही है और आप ही का मसला हल करवाने के लिए अपने घर में बुला के आपको बिठाया हुआ है कि बातचीत करें ताकि किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाए, उसी के ऊपर हमला किया उन्होंने। और दीदा दिलेरी ये है कि उसके जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उसके बाद उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट इसराइल की कार्रवाई थी, क्योंकि उससे पहले ये खबर चली थी कि अमेरिका के ताउन के साथ अटैक किया गया, फिर उसको उन्होंने शायद कवर अप करना था, तो कवर अप के लिए उन्होंने ये बयान जारी किया कि ये एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इसराइल की ये कार्रवाई थी जिसके नतीजे में हमास की क़यादत के ऊपर हमला किया गया। अब इसके ऊपर अगर कतर में इतनी ताकत हो और दमखम हो और वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर हमला करके उसको मार दे और कहे कि इसने हमारे घर पे हमला किया था, हमने उसका बदला लिया, तो फिर दुनिया उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देगी। ये बदमाशी है, खुली बदमाशी है कि वो आपके पास बंदूक और हथियार हैं तो आप किसी भी अरब मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ें। इसके ऊपर मुसलमान मुल्कों को सोच के कुछ अपने बचाव के लिए तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी, नहीं तो एक के बाद एक इनके घरों के ऊपर हमले होते रहेंगे और सब की बारी आएगी। बचना है तो इनको आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा, होश के नाखून लेने पड़ेंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा में एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर खान, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दिफ़ा है और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और इसके अलावा जमील अहमद ख़ान पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर भी हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खालिद चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो हमला है ये इससे तो बड़ी गुंडागर्दी की कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन मुसलमान मुल्कों में दमखम नाम की चीज़ कोई नहीं है। मज़म्मती बयानात से ज़्यादा ना कतर ने कुछ करना है ना कहीं और से कुछ होना है, तो ये ऐसी मार खाते रहेंगे एक के बाद एक। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। और थोड़ा सा शायद साउंड में आपको हो, मैं मोटरवे पे हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, अगर कोई इंटरप्शन हो तो पहले से माजरत। देखिए, आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मार खाने वाली बात क्या है। मैं उनकी एयरफोर्स का सोच रहा था कि उनके पास ये जो फेमस राफेल जहाज हैं, उनके पास यूरो फाइटर हैं, उनके पास F-15 EQ जहाज है जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है, जो शायद उन्होंने अमेरिका ने इसराइल को भी नहीं दिया, वो जहाज उनके पास है। यानी द बेस्ट पॉसिबल जो एयर फ्लीट हो सकता है दुनिया में, वो इस वक्त कतर के पास है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था आपकी बात के दौरान कि फिर वो क्या है, वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए हैं या किसी नेशनल डे की परेड के लिए हैं, और इस हद तक डिसेप्शन कर देना उनका, या मैं कोई जज तो नहीं कर रहा, बट अगर कनाइमेंस से किया है तो उतना ही खतरनाक है, और अगर कनाइमेंस के बगैर किया है तो ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो सॉवरेनिटी तो अब कुछ रह ही नहीं गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ टर्न, कि किसकी बारी कब आनी है, और नीड बेस पर आते रहनी है, ऐसा लग रहा है। तो इसको उसी एंगल से देखना पड़ेगा कि अब सेल्फ डिफेंस का तो कोई एलिमेंट रह ही नहीं गया। अब प्रॉब्लली यही है कि जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन सब कुछ इजराइल खुद बन गया हुआ है। पहले उसने एक्सटेंड किया सिर्फ मिडल ईस्ट के, सिर्फ पैलेस्टीनियन एरियाज पर, बाद में आपने देखा लेबनान एक्सटेंड किया, फिर उसने सीरिया एक्सटेंड किया। तो अब बाय चॉइस वो मुल्कों को एक्सटेंड करता जा रहा है और मैसेज देता जा रहा है। और ये देखिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी है एक मुल्क की, लेकिन जब आपकी एयरफोर्स इस काबिल ना हो, फिर मैं पाक फिजाइया से रिलेट कर रहा था और मुझे और ज्यादा हैरत हुई कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत जबरदस्त माइट के साथ आया, लेकिन तौफीक भी अल्लाह ने दी, जुर्रत भी दी, बहादुरी भी दी और कैपेबिलिटी भी दी कि हमने अपना रिजॉल्व दिखाया। तो ये स्ट्रेंज है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने कहा इट्स अ मैटर ऑफ टर्न के किसकी बारी कब आनी है। जी खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। खुर्रम साहब, बहुत तशवीशनाक मामला है ये, और मुसलमान मुल्कों की हालत देख के तो बहुत दिल में तकलीफ़ होती है कि हम सिर्फ इस काम के लिए रह गए हैं कि कोई भी जहाज़ आए और मार के चले जाए। पूरी अरब दुनिया गज़ा में 80,000 50,000 कितने मुसलमान शहीद करवा लिए, और बैठ के हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। मलिक साहब, मैं पाकिस्तानी होने के नाते जब भी ऐसी खबर आती है तो उन तमाम पाकिस्तानी लीडरों का और ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल में
जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कदीर खान, डॉक्टर सलाम, नवाज शरीफ, जिन्होंने हमला उस दिन जो है धमाके किए। ये अच्छा है कि आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम लिया, क्योंकि आजकल उनका नाम लेने से भी गुरेज किया। नहीं लेना चाहिए। प्रोफेसर अब्दुल सलाम भी इसमें शामिल थे उसके आगाज़ में, क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंट है, जिनके पास नहीं है या जिन्होंने ख़त्म किया, वो लिस्ट बड़ी भयानक है ना जी। वो है यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर डिटरेंट ख़त्म किया, ईरान ने अपना जो है वो एक डील करने की कोशिश की कि जी हम कम कर लेते हैं, लीबिया ने कहा हम छोड़ देते हैं, हम लीबिया ने हमें नुकसान भी पहुंचाया इस मामले में। आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। तो पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले इस न्यूक्लियर डिटरेंट की वजह से कोई भी मुल्क 1000 दफ़ा सोचेगा। दूसरा जो इशू है, हमें अब मुस्लिम उम्मा का जब हम नाम लेते हैं तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और हमें बदबहसियत कौम, इसको भी रिवाइज और रिव्यू करना है, क्योंकि हमारी दिली जो हैं कल्चरल इश्यूज़, हमारे मजहबी और दीनी दिल जो है उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन हमें अभी जब बुनियानुल मरसूस हुआ तो हमें भी गौर करना है कि कौन से ममालिक जो थे वो हमारे साथ खड़े हुए और कौन से खड़े नहीं हुए। क्योंकि कतर के ऊपर जो हमला है, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं दोहराना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी है। लेकिन इसराइल की गुंडागर्दी मगरबी दुनिया की मसालिहत के साथ है। वो अपीज़ कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा वो एनेबलर्स हैं, काबिल, उसको ये काबिल करने वाले हैं, फैसिलिटेट करते हैं इस प्रोसेस। और इसमें सबक ये है कि जो रोल मगरबी ताकतें मशरक़ वस्ता में इसराइल से एक्सपेक्ट कर रही हैं, 25 साल पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को ये कहा था कि इस खित्ते में भी तुम मेरे नेट से थानेदारी तुम्हारे पास होगी। वहाँ अब वक्त के साथ अमेरिका में जो एक सेंस थी कि हमने दुनिया को साथ लेकर चलना है, वो वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक हो गया। जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो ऑर्डर था, वो चाहे तजारत में था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में था, वो नेटो में था, वो हर जगह वो ब्रेकअप हो रहा है। और उस ब्रेकअप में इसराइल अब अपने इस तरह के हमले करके जाहिर कर रहा है कि भी मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैं अपने जो हैं वो जो हमारे जो उस बकौल उसके दुश्मन है, सीरिया, यमन, जॉर्डन, हाँ, वो सीरिया पे भी उन्होंने इस हफ्ते अटैक किया है। तो लिहाजा यहाँ अब चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो दुनिया में लोगों को रोक सके, मुल्कों को। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट अल्लाह ताला हमें महफूज रखना है, हमें वो उसको कायम रखना है, अपनी ताकत को कायम रखना है। और ये जो पूरा सिस्टम था, मेरे जैसे लोग भी ये किताबें पढ़ते थे और समझते थे कि मगरब ने एक बहुत अच्छा असूलों पर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर, अब हम दोबारा वर्ल्ड वॉर 1 यानी 100 साल पहले की जो दुनिया थी ना, हम दोबारा उसमें जा रहे हैं, जिसमें अब फ्री फॉर ऑल है, और इसराइल जैसा जो गुंडा मुल्क है वो अपने मकासद के लिए काम कर रहा है। और पाकिस्तान को जमील साहब से सिक्योरिटी है अपनी, उस पर हमें दोबारा गौर करना है आने वाले सालों में। जमील साहब, ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है सर, ये बहुत ही इस वक्त तशवीशनाक है, और इसराइल जिसके ऊपर चाह रहा है एट विल अटैक कर रहा है। और ये ग्लोबल कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन किसी असूल ज़ाब्ते के तहत किसी सॉवरेन नेशन के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। सीरिया के ऊपर तबाही हुई, लेबनान के ऊपर तबाही हुई, जॉर्डन के ऊपर इलाकों के ऊपर उसने जिस पे गासबाना कब्जा करना चाहा वो घुस बैठता है, उसके अंदर रोकता भी कोई नहीं है उसको। यमन, उसका हाल कोई नहीं छोड़ा। और अब कतर जहाँ पीस टॉक्स हो रही थी उसी के ऊपर अटैक। तो क्या इसका हल कोई है, या ये बारी बारी इसी तरीके से एक के बाद एक फॉल होते रहेंगे? जी हाँ, इसका हल भी है, लेकिन क्या हिम्मत है ये देखना पड़ेगा। लेकिन पहली तो बात ये कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। सवाल ये है कि ये मैं कई मरतबा कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, गालिबन आपके प्रोग्राम में भी, कि 1 by 1 एंड टर्न बाई टर्न। तो ये सिलसिला इसराइल का सिलसिला चल रहा है। और इसराइल क्या है, कौन है, क्या कर रहा है? इसराइल इज़ US एंड US इज़राइल। इसराइल इज़ अमेरिका, अमेरिका इसराइल। मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लीडर कह चुके हैं।
एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुके हैं। तो लिहाजा अगर आज वो बहरी बेड़े हटा लिए जाएँ जो गिरदो नवा में इस वक्त मौजूद हैं, मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी में, अगर हटा लिए जाएँ तो इजराइल तो गुब्बारे में जिस तरह हवा निकलती है उस तरह इजराइल की हवा निकल जाएगी। दूसरी बात यह है कि मगरबी दुनिया हो जिसमें कि पब्लिक अगर डिप्लोमेसी को देखा जाए तो बड़ी तंदो तेज़ तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बातें की हैं। लोग समुंदर की तरह वहाँ लोग निकलते रहे हैं, गौल की तरह लोग निकलते रहे हैं, ह्यूमन राइट की पासदारी के लिए नारे लगाते रहे हैं और वहाँ के लोग वो अपने दर्द दिल दिखाने हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलते रहे। मगरबी दुनिया जहाँ तक सवाल, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हुआ? असर इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ की हुकूमतें जो कि एक इन्फ्लुएंस में हैं जिसको इजरायली लॉबी कहते हैं। और अगेन आई वुड से कि जॉन मीर शायमीर की एक किताब है इजरायली लॉबी, उसको अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। और वो इस तरह समझ में आ जाती हैं कि ये लॉबी जो कि यूएस में भी उसने इतने ज़्यादा ताने बाने बुने हुए हैं, इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा हुआ है यूएस में कि वहाँ की तमाम पॉलिसी चाहे वो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में अमेरिका के हो या ना हो, लेकिन इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट में उसका होना ज़रूरी है। इसलिए ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है। और ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से होता है? ये 1897 की बात है कि जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ चंद नकात पे उस वक्त फैसला किया गया उस वक्त के लोगों ने कि ये हम एक अपना वतन बनाएंगे, जो कि बन गया 1948 में। उसके बाद हम ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जिसका नक्शा खुद नेतन्याहू पेश कर चुके हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये उसका एक तसलसल है। अब रहा सवाल कि कहाँ गया वो इंटरनेशनल कानून, कहाँ गए वो यूएन चार्टर, कहाँ गए यूएन चार्टर का वो जो आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 है कि किसी सॉवरेन कंट्री की सॉवरेनिटी को आप उसको नहीं गजन पहुंचा सकते। कहाँ गया वो आर्टिकल 51 जहाँ की हक है उस मुल्क को, जैसे कतर की भी बात हो रही थी चंद लम्हे पहले कि उनके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार और औजार और वो जहाज़ है, लेकिन कहाँ गई वो बातें? तो बात दरअसल, और कहाँ गए वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक चैप्टर 8 के मुताबिक फॉर्म किए गए, जिसमें OIC सर फहरिस्त है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, जिसमें नेटो है, जिसमें बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तक़वियत से बनाए गए हैं, जिनके कि चैप्टर 8 के तहत। और वो तमाम के तमाम जितनी भी तक़वियत इनको पहुंच रही है, इन्होंने क्या किया? OIC के अपने आर्टिकल चार्टर में दिया हुआ है, चार्टर 8 में और 9 में, कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए कतर में जैसे आज हुआ, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाएं और कलेक्टिव एक्शन लें। हमने 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाए OIC के, और वो गाज़ा के हवाले से, वो फ़लस्तीन के हवाले से, और वहाँ सिर्फ हमने कंडमनेशन दर कंडमनेशन और उसके ऊपर फिर कंडमनेशन करने के बाद खामोशी अख्तियार कर ली। कर क्या सकते थे? आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे। कर ये सकते थे कि 2 बातें कर सकते थे। एक तो कलेक्टिव तौर पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाते, ठीक है, वीटो हो जाता, कुछ कंट्रीज़ उसको, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स या कोई और कंट्रीज़ को वीटो कर सकता था इजराइल के हक़ में, लेकिन जाना चाहिए था। और दूसरा, जनरल असेंबली में जाना चाहिए था, लेकिन कोई रेजोल्यूशन लेके नहीं गया। उसका एक तरीक़ाकार है, अगर कोई ब्लॉक 57 कंट्रीज़ का। जी अच्छा, खुरम साहब, जो इन्होंने बात की कि कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए था, UN सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाते। ये जिस तरह खुले हमले हो रहे हैं और जो ग्रेटर इसराइल का ये प्लान जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ के कई हिस्से खा जाएगा वो, जो उसका प्लान है। और जिस तरीके से वो मार रहा है उससे बैद नहीं है कि वो खा जाए भी, अगर मुसलमानों ने कोई कलेक्टिव एफर्ट ना किया। और करेंगे नहीं मुसलमान, वो बारी बारी एक दूसरे को गिरता देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मुस्तकबिल करीब में ये पूरा इलाका जो है ये तो अनसेटल हो जाएगा। ये तो ऐसी आग है जो एक दूसरे को लपेट, अनसेटल्ड है, एक के बाद एक दूसरा इलाका लपेट लेता जाएगा। इसमें जो ओरिजिनल सिन है वो अमेरिका का इराक पर हमला है 2003 का, जिसने पूरा मशरिक़ वस्ता जो है उसको डिस्टेबलाइज कर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, झूठ की बुनियाद पर जो उन्होंने हमला किया, और उसकी वजह से वहाँ अब मुस्तकिल एक डिस्टेबलाइजेशन है जो रहेगी।
लेकिन मैं रह नहीं सकता मलिक साहब, क्योंकि जब हम ग्रेटर इजराइल अभी कहा जमील अहमद खान साहब ने, तो मैंने क्या सुना, मैंने अखंड भारत मेरे कान में चला। और हमारे जहन में ये अब क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं, फ़र्क जगहों पर, कि वो समझते हैं कि जी ये तो पता नहीं शायद इनकी जगह थी तो किसी और ने ले ली है, तो हमने वहाँ तक पहुँचना है और ये काम करना है। और इसलिए हमें इस सारे मामले को, पाकिस्तान को बहुत क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि एक और चीज़ जो बड़ी बात है कि जो हमें नज़र आना चाहिए, कतर ने और दूसरे ममालिक ने अभी हालिया चंद महीने पहले बहुत बड़े अनाउंस किए कि जी वो अमेरिका से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हजार अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लिए सलामती की छतरी नहीं प्रोवाइड कर सके। वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी, वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अपेरेंटली इसराइल के आगे जो है वो ढेर हो जाती है कि इसराइल को इजाज़त है, बाकियों के लिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला है। तो अब जब सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है, और हमें वाज़े पता चल रहा है कि दुनिया में अब कहीं सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है, सदर ट्रंप तो खुद कह चुके हैं कि वो इस किस्म की किसी भी सिक्योरिटी गारंटीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा जो आने वाले साल हैं, और अगर यही मगरबी दुनिया का लाइसेंस दिया हुआ है ना, अमेरिका का लाइसेंस दिया हुआ है इसराइल को कि तुम जिस पे चाहे हमला कर लो, तुम्हें कोई जो है अमेरिका और वेस्ट ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड है। तो लिहाजा जिस तरह मैंने कहा कि हमें जो इस्लामी उम्मा का कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है। ये बात ज़रूर है, जिस तरह किसी अक्लमंद ने कहा बहुत अरसा पहले, कि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उन्होंने कहा अच्छे लोग इकट्ठे नहीं होंगे बुराई के खिलाफ, तो फिर एक एक करके मारे जाएंगे। और ये बात सच्ची साबित हुई है। तो लिहाजा यहाँ हमें पाकिस्तान जो कि मशरिक़ वस्ता के दरवाजे पर है, हमें ये भी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन को भी देखना है। हम इससे जो है वो इनके कहते हैं कि कहीं हो रहा है तो हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हमें इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है और अपनी आने वाली जो डिप्लोमेसी है इस पे भी फोकस करना है। और मैं इसको जोड़ूंगा जो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने इन अबेंस किया है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ को इस तरह ठोकर से उड़ा देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, तो फिर सच ये कोई भी सिक्योर नहीं होगा। खालिद चिश्ती साहब, मैंने और आपने एक प्रोग्राम में पहले एक सवाल उठाया था, आप ही से पूछा था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और भी कोई अगर मुसलमान मुल्क इसके साथ आना चाहे, चाइना के कोऑपरेशन से मिल के एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक के बाद एक जो बारी आ रही है ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो शायद आज वो सवाल मुझे दोबारा उठाना पड़ेगा। उस वक्त कतर इसमें शामिल नहीं था, आज कतर पे भी हमला हो गया, पीछे सऊदी अरब इस इलाके में एक ताकतवर मुल्क रह जाता है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ये चाइना के ताउन से आज भी अगर ये इकट्ठे ना हुए, एक डिफेंस मैकेनिज्म ना इवॉल्व किया, तो फिर ये बारी बारी करके वो अटैक होते रहेंगे। जी मलिक साहब, मुझे याद है कि ये सवाल आपने किया था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस दिन भी ये सवाल था और आज भी ये सवाल ही है, क्योंकि जवाब असल तो मैं मानी रखता है कि इसका जवाब है। जवाब का मसला ये है कि सब के सब आपने देखा मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट सबसर्विएंट हैं वन वे और दी अदर, और या स्टेक्स उनके साथ हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ थ्रू डेटा ताकि हम बेहतर समझ पाएं। जब से इसराइल माज़ वजूद में आया है 78 सालों में, अमेरिका ने इसराइल को मिलिट्री एड के ज़मरे में, सिर्फ मिलिट्री एड के $260 बिलियन दिया है एड। और जो नेक्स्ट मुल्क है वो जो रिसिपिएंट है वो इजिप्ट है, 50 बिलियन ओनली, 50 बिलियन 50 बिलियन है उसका जो एक्सपेंस है। अच्छा, अब उसको ध्यान में रखते हुए आप इंटरेस्टिंग बात, एक गवर्नमेंट डेटा आपको बता देता हूँ। इसराइल का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 15 बिलियन के करीब है, जो कि 1/3 बढ़ा है पिछले 5 सालों के अंदर, और जिसमें से कोई 25 से 30% इंडिया कस्टमर है, बाकी दूसरे मुल्क हैं। और आपको हैरत होगी कि 25% मिडिल ईस्ट के मुल्क है। मिलिट्री सप्लाईज की बात कर रहा हूँ। जब आपकी मिलिट्री सप्लाईज इसराइल पर डिपेंडेंट होंगी तो आप खुद समझ सकते हैं फिर आपने इसराइल के खिलाफ लड़ना है। और जहाज आपके यूरोप के होंगे, यूरो फाइटर वन ऑफ द बेस्ट जो है यूरोप का है, फ्रांस का सबसे अच्छा राफेल है, और F-15 अमेरिका का इस वक्त लेटेस्ट F-35 वगैरह के बाद नंबर 3 जहाज F-15 EQ है जो इनके पास है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप मिलिट्री एड में इसराइल और अमेरिका पर डिपेंडेंट होंगे, वही मुल्क जो उधर एनेबल कर रहा है, जो जसगीर साहब कह रहे थे कि उधर वो एनेबलर हैं वो, और वही आपके एनेबलर हैं। जब दोनों तरफ के एनेबलर एक ही है तो फिर आप कैसे उसके खिलाफ लड़ सकते हैं? तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है।
तो ये सर आज तो बाहर इतलात ये भी हैं कि जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया है उससे पहले ये जो कतरी एयरफोर्स के जहाज़ हैं F-15 ये उससे पहले हवा में मौजूद थे। तो ये आप इसको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते कि ये हमला हो गया और उनको पता नहीं चला। मैं थोड़ा सा इसकी तफसील में जानबूझ के गुरेज कर रहा हूँ जाते हुए, क्योंकि दोहा पे अटैक हुआ हुआ है, लेकिन ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत तकलीफ सूरत हाल है, लेकिन मुसलमान मुल्कों को आंखें खोलनी पड़ेंगी, नहीं तो बचाव कोई नहीं है इनका। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी अगर हवा में हो या जमीन पर हो, देखिए एट द एंड ऑफ द डे रिजॉल्व करना है। और जो आप शुरू में कह रहे थे कि क्या कतर जस्टिफाइड होगा कि इसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया है, तो कतर तो किसी सिंबॉलिक ब्रीच करेगा कोई? वो भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। होता ये है मलिक साहब कि दुनिया में ये इंटरनेशनल स्पेशली मिलिट्री टूल जब यूज होता है तो ब्रिंकमैनशिप होती है कि आंखें पहले कौन झपकता है, तो न्यू नॉर्मल सेट हो जाता है। उसके बाद हम जिन मुल्कों का आप नाम ले रहे थे, लीबिया, सीरिया, यमन और ये और लेबनान, सब मुल्कों को इजराइल ने न्यू नॉर्मल पर ट्यून किया है कि जब भी मेरी मर्जी होगी मैं किसी एम्बेसी पर या किसी डिप्लोमेटिक इनक्लेव पर हमला करूंगा, और उसके बाद आपने रिटेलिएट नहीं करना। अगर बहुत आपने जोर लगाना है, जिसको अगर आपने वीटो ना किया तो यूनाइटेड नेशन में छोटी सी कोई हल्की सी या OIC में एक हल्की सी रेजोल्यूशन पास करवा लीजिएगा, उसके आगे नहीं बात करना। तो ये न्यू नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली हो चुका है। फिर मैं रिलेट करूंगा इंडिया पाकिस्तान से। जब उसने हमला किया था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि हमने तो सो कॉल्ड टेररिस्ट को मारा था, इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया। हमने इसलिए किया था, एलिजेडली जो टेररिस्ट थे उसको तो छोड़ ही दें, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया गया था और हमारी डिक्लेरेशन और रिजॉल्व पाक फिजाइया की ये थी कि हमारे चाहे वेपन अंदर आए या जहाज अंदर आए, हम रिजॉल्व या पनिशमेंट वही देंगे। तो ये न्यू नॉर्मल जब मुल्क नहीं बनने देते तो ये नतीजा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आपके लिए वन बाय वन, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, कंट्री बाय कंट्री अगर वो आपको सबसर्विएंट करते जा रहे हैं और न्यू नॉर्मल करते जा रहे हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ टर्न। ये तो जमील किसकी है? जमील साहब, आप कोई सुजेस्ट करेंगे वे फॉरवर्ड इन मुसलमान, या फिर अपनी बारी का ही इंतजार करेंगे सारे? नहीं, मुसलमान मुल्कों के सामने तो है, लेकिन ये डरे डरे, ये सहमे सहमे मुसलमान मुल्कों की हम हुक्मरान, इनमें वो सकत ही नहीं है कि वो OIC के अपने आर्टिकल्स के मुताबिक कोई ऐसा फैसला कर लें कि जिसमें कुछ और ना करें, बाइकाट ही कर दें, कुछ और ना करें, अपनी फ़िज़ाओं से वो जहाज़ ना गुजरने दें जो कि ये हथियार लेके जा रहे हैं इजराइल के पास, कुछ और ना करें, इजराइल को कह दें कि हम अपना डिफेंस मैकेनिज़्म एज OIC बना रहे हैं और डिफेंस मैकेनिज़्म का दिया हुआ है, तरीक़ाकार दिया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिया हुआ है। वो अगर आज सेशन बना लें, ये तमाम 57 ममालिक के सरबराहान का, जो मैंने बताया कि आर्टिकल 8 के तहत जो OIC के है और आर्टिकल 9 के तहत बुला लें, तो आज वो अपना डिफेंस मैकेनिज़्म कर सकते हैं कि जी ठीक है, ये हमारा कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज़्म है और वो विद इन इंटरनेशनल कानून है, लेकिन इसको होने नहीं देंगे। और माफ़ कीजिएगा, इसको क्योंकि होने नहीं देंगे, लिहाजा मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे बहुत सारे हुक्मरानों का ज़ाती इंटरेस्ट वेस्ट में है, उनके रियाया का इंटरेस्ट मुस्लिम उम्मा के साथ है, लोगों के साथ है, जुल्म और सितम के साथ है। तो होगा क्या आगे जाके? जो मंजरनामा नज़र आ रहा है, अगर यही जुल्म तादी जबर सितम चलता रहा तो होगा ये कि बॉटम अप प्रेशर होगा और लोग इन ममालिक के वोट खड़े होंगे और फिर उनको मजबूर होना पड़ेगा कि कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म करें। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, आर्टिकल 39 है। अच्छा, उसके मेरे पास ब्रेक करीब आ गई है। जमील अहमद खान साहब आपका, खुर्रम दस्तगी का और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापसी पे शाहिद खान अफरीदी फ्लड एरियाज़ में रिलीफ के हवाले से और लोगों की मदद के लिए क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। कहीं बारिशों ने तबाही फेरी है और कहीं इंडिया से आने वाला जो पानी है वो खेतों के खेत, गांव के गांव, पूरे शहर जो है वो डुबो गया। और अभी ये पंजाब के बेशतर इलाके जो हैं वो अभी पानी में डूबे हुए हैं और इसी पानी ने अभी आगे सिंध में जाना है। उससे पहले ये तबाही KP के बाद इलाकों में आई। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज के लिए
जहाँ हुकूमत कोशिशें कर रही है वहाँ हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, छोटे से छोटे पैमाने पर वो भी काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन बाज़ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने सारे काम छोड़ के लोगों की मदद की खातिर वो मैदान अमल में उतरे हैं। उसी में से एक पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर, दुनिया सारी में उन्होंने नाम पैदा किया, शाहिद खान अफरीदी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इन फ्लड्स में लोगों की मदद के लिए ख़ुद सैलाबज़दा इलाकों के अंदर रहे और लोगों की मदद करते रहे। शाहिद अफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो यही बता दें कि किन किन एरियाज़ में आप गए और वहाँ की सूरत हाल क्या है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। नदीम भाई मैं तो खैर क्योंकि 2 महीने बाहर था, इंग्लैंड हमारी लेजेंड्स लीग थी, एंड देन फिर मैं अमेरिका गया था। तो 2 महीने के बाद जब घर वापस आया तो एक आधा 1.5 दिन घर पे रुका, और जो सिचुएशन, जो तस्वीरें बुनेर से और सवाबी से शेयर हो रही थी मेरे पास, जो आ रही थी या सोशल मीडिया के थ्रू आ रही थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं रहा गया और निकला। फिर बुनेर गया मैं, बुनेर के बाद सवाबी गया, सवाबी के बाद बाजोड़ अभी गया क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। तो सैलाब के हवाले से अगर बात हो रही है तो आई थिंक के नदीम भाई, वीडियो देखना, न्यूज़ में देखना, मोबाइल में देखना, आप मैं ये कहने का मतलब ये कि उनके पास जाके उनसे मिलना, और जो सिचुएशन नजर आई, जिस तरह 2-2 मिनट में जो लोगों की इंटरव्यूज में डिफरेंट सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह चैनल पे चीज़ों को शेयर करता रहा हूँ वहाँ के हालात के हवाले से, 14-14 फैमिलियाँ, 15-15 फैमिलियाँ 2-2 मिनट के अंदर जिंदगियों बदल जाना। आज भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं चल जो होना था वो हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को गोद में उठा के कहीं लाश तो मिल जाए ताकि वो देख तो लूँ एक नज़र आखिर, ताकि उनको दफना तो सकूँ मैं अपने हाथों से। तो वो सिचुएशन थी, काफी तकलीफ दे थी। काफी सारे लोगों की आंखों में जब मैंने देखा तो वो आंसू भी सूख गए थे नदीम भाई। और मैं समझता हूँ कि वहां पे मुझे बहुत अच्छा भी लगा। पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे बुनेर, वहां पे गुजरावाला के लोग थे, बहुत खुशी हुई कि वो लोग मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे। तो सिचुएशन तो इसी तरह की थी। अभी रेस्क्यू चल रहा है कुछ एरियाज में, सवाबी वगैरह रेस्क्यू क्लियर हो गया था, रिलीफ का काम, फिर रीहैब का काम होना है वहां पे। तो आई एम ऑल विद देम, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को देखें, 2018 में भी नदीम भाई था, 22 में भी था, 25 में भी था। हम सीखते क्या हैं? हम इन ये जो इतने वाकयात होते हैं, और अल्लाह ना करे अगली बात इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, बात ये कि हमने क्या सीखा है, हमने जो मुल्क के लिए, जो अवाम के लिए जो बेस्ट डिसीजंस हैं वो कब लेंगे, आखिर हम कब स्टैंड लेंगे। तो आई थिंक के हमें इससे पहले कि बहुत ही बड़ा कोई ज्यादा हादसा हो जाए, हमें हर चाल को समझ के, दूसरों की चालों को समझ के चलना पड़ेगा। उस हिसाब से हमें अपनी तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं कब तक अगर शायद अफरीदी हादसा तो ये भी बहुत बड़ा है, जो पिछला सैलाब था वो भी बड़ा हादसा था, ये वाला सैलाब जो है ये भी बड़ा हादसा, ये छोटा हादसा नहीं। बेशतर जो हमारी क्रॉप्स हैं वो तबाह हो गई हैं, कोई 900 के करीब लोग हैं जो अपनी जानों से जा चुके हैं। तो हमें अक्ल नहीं आनी, बस अफसोसनाक पहलू यह है कि हमें अक्ल नहीं आनी। दरियाओं के जो बेड्स हैं वो हमने कब्ज़ा किए हुए हैं, नालों के मुंह बंद करके हमने ज़मीनों कब्ज़ा कर लिए हैं, ग्रीन एरियाज हमने काट के उसको ब्राउन एरिया बना दिया। तो नेशनल लेवल के ऊपर तो हमारे कानों पे गूंज नहीं रही थी। पहाड़ काट दिए हमने, दरख्त काट दिए हमने। आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम इसको हर चीज को ना अल्लाह पे डाल देते हैं कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह का अजाब। जाहिर बात है अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना, डैम्स भी बनाने, दरख्त भी लगाने हैं। मेरा मतलब है कि हम एक कुदरत के साथ क्या लड़ रहे हैं? अल्लाह ने अकल दी भी है, हम क्यों काम नहीं करते उस चीज पे? मैं क्या राशन ही देता रहूंगा? चलो मैं गरीब लोगों से घर बना देंगे, राशन दे देंगे, लेकिन आई मीन के जो बेसिक्स हैं उसको तो हम तैयारी करें। हम चढ़े हटा दे, बाढ़ में जाए, काला बाग डैम, जो भी डैम है, एटलीस्ट छोटे डैम्स तो बनाए ना। हम कोई काम तो शुरू करें ना नदीम भाई। शायद अफरीदी, जो अभी नई रिसर्च है, हमने 2-4 प्रोग्राम में वो एक्सपर्ट्स लिए हैं, तो वो कहते हैं कि जो दरियाओं के बेड्स हैं उनको आप वाटर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डैमों की लड़ाई में तो आप जाते जाते जाएंगे ना, सिर्फ उन बेड्स की कब्जा की हुई ज़मीन वापस लें और उनको साफ़ करके उनको स्टोरेज बनाएं। वो कुदरती स्टोरेज अल्लाह ताला ने दी हुई है। चनाब जहाँ आता है, रावी जहाँ आता है, वो सारी ज़मीनें तो कब्जा हुई हुई हैं, तो उसको आप स्टोरेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल स्टोरेज अल्लाह की बनाई हुई है, उसी को इस्तेमाल कर लें। लेकिन उसके लिए भी एक नेशनल अप्रोच, नेशनल स्ट्रेटजी चाहिए, वो नहीं है। सबसे अफसोस इसी बात का है कि वो नहीं है। लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, जानवर मर जाते हैं।
हम अफसोस के 4 बयान जारी करके फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं अगले सलाब के आने तक। बिल्कुल सही कहा नदीम भाई, बिल्कुल सही बात की है। एज अ कॉम हमें हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे नदीम भाई, ये इस तरह नहीं चल सकता और ना ये इस तरह चलेगा। हमें मेरे ख्याल में पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से सीखना चाहिए और हमें उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपने आने वाली हमने तो जितनी जी ली थी जी ली है, हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी 60-65% यूथ है हमारे इस मुल्क के, हमने कोई अपनी यूथ को एक डायरेक्शन देनी है हमारे बड़ों ने। हम कल परसों का सोचते हैं, गोरों की सोच चेक करें, 50-60 साल 100 साल का प्लान करके बैठे हुए होते हैं। तो हमें अपनी नस्लों के लिए सोचना पड़ेगा ये सारी चीजें। आखिर हम पास से इतने बड़े डिजास्टर होने के बावजूद हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है और फिर इंतजार कर रहे होते हैं, आखिर में हम अल्लाह पे डाल देते हैं हर चीज को। अच्छा, आपको भी शाबाश है इस काम पे जो आप कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। अहमद शहजाद हमारे क्रिकेटर हैं, वो जनूबी पंजाब में काफ़ी एक्टिव है। अभी मैंने शाम में उनसे बात की तो वो बाज़ ऐसे इलाकों में थे जहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तो आप सारे लोगों को शाबाश है। प्रोग्राम के एंड पे हैं शाहिद अफरीदी और आप साथ बैठे हो और पाकिस्तान इंडिया मैच का आपसे सवाल ना हो तो ये ज़्यादती होगी। पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप के अंदर मैच होने जा रहा है 14 को, किसको फेवरेट करार दे रहे हैं? पाकिस्तान जीतता नज़र आता है? नदीम भाई, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं इसके जवाब ये दूंगा कि मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता था कि इंडिया से कब मैच है। तो असल चीज आपका माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ आप इंडिया को फेस करने जा रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका एग्रेशन आपको मैच जितवा देगा। अग्रेशन तो चाहिए लेकिन साथ हिकमत अमली भी चाहिए कि आपने गेम प्लान लेके क्या उतरना है मैदान के अंदर। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि हम या तो ओवर अग्रेसिव होते हुए अपनी विकेट्स थ्रो कर देते हैं, प्लान नहीं करते, क्योंकि 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको मैच फिनिश करने के लिए आपको इनकरेज करना चाहिए। आपका हसन नवाज़ है, वो आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में, तो आपने पिछले मैच में देखा उसको हमने कहा कि जाओ जाके राशिद को ही छक्के मारो, एक ही ओवर में 6 छक्के मार दो। हालांकि वो 4-5 ओवर खेलता तो हमें 40-50 रन एक्स्ट्रा मिल सकते थे। इसी तरीके से आप इंडिया वाले मैच में उससे मैच फिनिश करवा सकते हैं। उसे बोलें यार बॉल पिक करो 1 या 2, हर बॉल पे अटैक नहीं करना, लेकिन तुम फिनिश करो मैच को, हमें 180 रन मिल जाए तो हम मैच वैसे ही जीत जाएंगे। तो इस तरह की बातें करनी चाहिए बैठ के टीम मीटिंग के अंदर। बिल्कुल ठीक है नदीम भाई, आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की है। असल चीज ये कि कोच और कप्तान का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। एक पेज पे होने का मतलब कि आप अपने प्लेयर को ग्राउंड में जब उतारोगे तो उनका माइंडसेट क्या होगा, उनकी अप्रोच क्या होगी। गेम अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस दिन फखर ने एक इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली फखर ने, अपने अपने मिजाज के टोटली अगेंस्ट खेली, लेकिन उस वक्त उस बैटिंग की डिमांड की जरूरत थी जिस तरह उसने बैटिंग की है। तो गेम अवेयरनेस सिचुएशन के हिसाब से आप खेलते हो। इस बार पिचेस भी अच्छी होंगी। हमारी इस वक्त जो टीम है नदीम भाई, ऑनेस्टली आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बड़ा अच्छा खेलेंगे, क्योंकि आप अपनी बैटिंग ठीक है, कुछ आज लड़के ऊपर नीचे परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट हर बैट्समैन कहीं ना कहीं रन कर रहा है। बॉलिंग आपकी आउटस्टैंडिंग है, फील्डिंग आपकी आउटस्टैंडिंग है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपकी स्पिनर्स बहुत जबरदस्त हैं। आपके जिस रीजन में हम खेल रहे हैं दुबई अबू धाबी, वहां पे स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास हर लिहाज से परफेक्ट, कोई एक्सक्यूज मेरे पास नहीं है। शायद अफरीदी 2 इश्यूज हैं, एक तो साइम अयूब के साथ दूसरा ओपनर जो है वो सेटल नहीं हुआ। साहिबजादा फरहान विकेट अपनी थ्रो कर रहा है, वो बॉल जो अंदर आती है वो उस पर साइम अयूब भी सेटल नहीं हुआ। और दूसरा 1 डाउन पोजीशन के ऊपर मोहम्मद हारिस को हम 7वें 8वें नंबर पर भेजते हैं। अगर उसको 1 डाउन ट्राई करें पावर प्ले के अंदर तो हो सकता है वो आपको 25-30 क्विक फायर रन दे दे। 7वें 8वें पे वो स्कोर नहीं करेगा, वो बॉल ऊपर खेलता है, वहां में कैच हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई सही किया है, क्योंकि आपने सबजादा फरहान की बात की कि फॉर्म में नहीं था। इसी तरह कंसिस्टेंट अभी हमें ये छोटा भी नहीं मिला, साइम अयूब भी नहीं है अभी कंसिस्टेंट। हम उसको भी चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक प्लेयर लाजमी एज अ ओपनर रन करे। बाकी हारिस तो मैंने बहुत पहले, जो हमारे जोर का जोड़ प्रोग्राम होता है उसके अंदर बहुत पहले कहा था कि इस लड़के के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, इसको 5वें 6ठे का प्लेयर नहीं है, ये सर्कल यूटिलाइज करने वाला प्लेयर है, इसको ऊपर, क्योंकि हमने उसकी सिलेक्शन पीएसएल से की है। पीएसएल में वो एज अ ओपनर खेलता रहा है, तो हम पाकिस्तान टीम में 5वें 6ठे नंबर पे क्यों खिला रहे हैं उसको। तो अगर हमने हारिस नो डाउट अच्छा प्लेयर है, और अच्छी बात यह है कि टीम उसको कॉन्फिडेंस दे रही है, कप्तान कोच कॉन्फिडेंस दे रहा है, कंटिन्यू चांसेस दे रहा है उसको, लेकिन चांस गलत जगह पे दे रहा है। आप उसको 3रे नंबर पे या ओपनर आप बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं और वो डिलीवर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें ज्वाइन किया, और एक दफ़ा दोबारा आपको शाबाश भी, और ये अपनी कोशिशें जारी रखिए उन तमाम इलाकों में जहाँ लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है। वहाँ आप जैसे स्टार्स जाएंगे
बाकी लोगों को भी मोटिवेशन भी मिलेगी और हौसला भी मिलेगा। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।